एक गांव में एक अत्यंत ही नेक दिल पुरुष रहते थे जिनका नाम था रामचरण। वो ईश्वर के सच्चे भक्त थे और रोज ही ईश्वर की भक्ति करते। कभी किसी का बुरा ना सोचना, सबसे अच्छे से बात करना, हमेशा सबकी मदद करना, यहाँ तक कि इनसे किसी की भी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। इसी कारण गांव में सब उनका सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, जब वो हमेशा की तरह सुबह मंदिर से लौट रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। रामचरण जी ने अपने चारों तरफ देखा पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तब सामने से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, नदी के पास। रामचरण जी दौड़कर नदी के पास पहुँचे। वहाँ चारों तरफ देखने पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर आवाज लगाई, कौन है? देखो मैं यहाँ आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, पर तुम मुझे दिख ही नहीं रहे। तब पानी में डूब रहे एक केकड़े ने आवाज लगाई, मैं यहाँ पानी के बीच पत्थरों में फंसा हुआ हूँ। मेरा एक पैर यहाँ अटक गया है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे में अगर मैं यहाँ पानी में फंसा रहा तो मैं मर भी सकता हूँ। कृपया करके मुझे बचाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ऐसा बोलकर रामचरण जी ने बिना कुछ सोचे उस केकड़े की जान बचाने के लिए नदी में हाथ डाल दिया और उस केकड़े को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की। पर उस केकड़े ने रामचरण जी को डंक मार दिया। केकड़े ने उनके हाथ को बहुत जोरों से पकड़ लिया। इसकी वजह से रामचरण जी को डंक लग गया और रामचरण जी ने अपने हाथ को जोर से खींच लिया। आह, तुमने तो मुझे डंक मार दिया। माफ करना, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। कृपया मदद करो, मुझे बचाओ। रामचरण जी को फिर उस पर दया आ गई। उन्होंने फिर अपना हाथ बढ़ाकर केकड़े को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। केकड़े ने फिर उन्हें डंक मार दिया और रामचरण जी ने फिर हाथ खींचा और केकड़ा फिर से पानी में ही फंसा रह गया। यही सिलसिला एक बार फिर चला, लेकिन इस बार रामचरण जी ने सोचा, मुझे कोई और ही उपाय सोचना होगा, वरना मैं इस केकड़े की मदद नहीं कर पाऊंगा। अचानक से रामचरण जी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये अच्छा विचार है। बोलकर रामचरण जी जंगल की तरफ गए और एक पत्ता और एक लंबी डंडी लेकर आए। डंडे को आगे बढ़ाते हुए, ये लो, तुम इस डंडे को जोर से पकड़ लो। ऐसा बोलकर रामचरण जी ने वो डंडा केकड़े की तरफ बढ़ाया। ऐसे में तो मैं बाहर आकर भी पानी के तेज बहाव में बह जाऊंगा। अरे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो। ये बोलकर केकड़ा अपने एक हाथ से डंडे को जोर से पकड़ लेता है। अब रामचरण जी उस डंडे को धीरे धीरे उठाते हैं, जिससे उस केकड़े का दूसरा पैर पत्थर से बाहर आ जाता है। अब रामचरण जी पत्ते को केकड़े की तरफ बढ़ाते हुए, लो, अब इस पत्ते पर धीरे से बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ पहुंचा सकूं। ठीक है। केकड़ा डरते डरते पत्ते पर धीरे धीरे बैठ जाता है। अब रामचरण जी डंडे की सहायता से उस पत्ते को नदी की दूसरी तरफ धकेल देते हैं और केकड़ा नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित पत्ते से नीचे उतर जाता है और उसकी जिंदगी बच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रामचरण जी भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ते हैं। ये सब घटना वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। उससे रहा नहीं जाता है और वो रामचरण जी से पूछ बैठता है, अरे मित्र, जब वो केकड़ा तुम्हें बार बार डंक मारे जा रहा था, उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर तुमने उसे बचाया ही क्यों? उसे डूबता हुआ ही छोड़ क्यों नहीं दिया? रामचरण जी मुस्कुराते हुए, मित्र, जिंदगी में हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब इस केकड़े को ही देख लो। तुमने उसे डंक मारते तो देखा, पर तुम वो नहीं देख पाए जो मैंने देखा। आज उस केकड़े ने मुझे जीवन की बहुत बड़ी बात सिखा दी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा साफ शब्दों में बताओ ना। जरूर,
मेरे कहने का मतलब ये है कि केकड़े का स्वभाव ही होता है डंक मारना, इसलिए इतने मुश्किल समय में भी केकड़े ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वह मुझसे भले ही खुद को बचाने के लिए बोल रहा था, पर मैं जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता था, वो मुझे डंक मार देता था। हाँ तो ये कि जब वो केकड़ा होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं तो इंसान हूँ ना। मैं केकड़े की वजह से अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? लोगों की मदद करना मेरे स्वभाव में है। मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए मैं केकड़े की मदद कर रहा था। भले मुझे थोड़ा दर्द सहना पड़ा, पर उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली है। इस तरह ना उसने अपना स्वभाव छोड़ा और ना ही मैंने, और देखो वो सही सलामत बाहर आ गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सामने वाला जैसा भी हो, उसके कारण हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। स्कूल का पहला दिन। ये कहानी है सूरज की, जो अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहता था और उसे नए स्कूल में जाना था। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी बाहर स्कूल बस हॉर्न बजाती है। वह अपना स्कूल बैग पीठ पर टांगता है और अपने माता पिता को बाय करते हुए घर के बाहर खड़ी स्कूल बस में चढ़ता है और स्कूल बस चल पड़ती है। वह देखता है कि आगे की एक सीट खाली है। वो उस सीट पर बैठ जाता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ राहुल कहता है, देखो, इधर मत बैठो, पीछे आ जाओ। सूरज राहुल को देखता है और सोचते हुए राहुल के पास बैठने चला जाता है। राहुल कहता है, तुम्हें पहले तो नहीं देखा इस बस में? हाँ, आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। तुमने मुझे वहाँ बैठने से मना क्यों किया? आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अभी समझ जाओगे। सूरज सोचने लगता है। तभी स्कूल बस रुकती है और स्कूल बस में राजेश चढ़ता है। राजेश उसी सीट पर बैठता है जहां पहले सूरज बैठा था। राजेश के बस में आते ही सभी बच्चे घबरा जाते हैं। सूरज सभी बच्चों को घबराए हुए देख रहा था। राजेश आगे की सीट पर बैठे दोनों बच्चों को डराते हुए पूछता है, क्यों रे, कैसे हो तुम? दोनों बच्चे डरते हुए कहते हैं, ठीक है राजेश भाई, आप कैसे हो? राजेश एक बच्चे के जोर से गाल खींचते हुए कहता है, बढ़िया रे। बच्चा चिल्लाता है, आ, आ। ये सब पीछे बैठे दोनों देख रहे होते हैं। तभी राहुल सूरज के कान में कहता है, इसलिए मना किया था मैंने वहाँ बैठने के लिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने बचा लिया, नहीं तो आज पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाता। तभी राजेश दूसरे बच्चे से कहता है, चल रे, थोड़ा बाजू को दबा दे। वो बच्चा राजेश के बाजू को दबाने लगता है। सूरज राहुल से कहता है, अगर वो सबको इतना तंग करता है तो टीचर से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? इस पर राहुल कहता है, शिकायत की थी, पर उस शिकायत का इस पर कुछ असर नहीं हुआ, और जिसने शिकायत की थी उसे इससे तंग आकर मजबूरन स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। सूरज खुद से कहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। सूरज अपनी क्लास में पढ़कर दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल बस में सोचते हुए घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे कहती है, आ गए बेटे, चल कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ टेबल पर खाना रखती है। तभी वो वहाँ आता है
और कुर्सी पर बैठकर राजेश के बारे में सोचने लगता है। माँ उसे सोचते हुए देखती है और पूछती है, तो कैसा रहा आज का दिन? दोस्त वोस्त बने या नहीं? वो कहता है, अच्छा, दोस्त तो बने पर एक रह गया है। माँ उसे परेशान देखते हुए पूछती है, मतलब क्या बात है? मुझसे कहो, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। सूरज माँ को देखता है और फिर स्कूल बस में जो हुआ वो सब बता देता है। माँ सब समझने के बाद कहती है, जैसे कि तुमने मुझे ये बात दोस्त होने के नाते बताई है, तो मैं भी दोस्त की तरह ही तुम्हें सुझाव दूंगी। वो सूरज को समझाने लगती है। वो बाहर से 2 छड़ी लाती है, फिर बड़ी आसानी से पहले एक छड़ी को तोड़ती है और फिर दूसरी छड़ी को। सूरज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर माँ उन चारों छड़ियों को एक साथ तोड़ने की भरपूर कोशिश करती है, पर वो चारों छड़ियाँ एक साथ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि टूटती ही नहीं। थक हार कर वो उन छड़ियों को टेबल पर रख देती है। सूरज समझ जाता है। वो खुश होकर अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, मैं समझ गया माँ। और अगले दिन सुबह सभी बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए होते हैं। तभी बस रुकती है और राजेश उस बस में चढ़ता है। वो देखता है कि उसकी सीट पर राहुल बैठा हुआ है। राजेश उससे कहता है, क्यों रे, तुझे पता नहीं इस सीट पर मैं बैठता हूँ? राहुल कहता है, पता है, पर आज मैं बैठूंगा। इस पर राजेश कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। राजेश राहुल को मारने लगता है। तभी सूरज कहता है, खबरदार जो राहुल को हाथ लगाया। राजेश गुस्से में कहता है। तो तू मुझे रोकेगा? तभी बस के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। राजेश सभी बच्चों को एक साथ खड़े देखता है तो डर जाता है और कहता है, तो कोई बात नहीं, ये बैठ जाए यहाँ पर, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। सभी बच्चे राजेश को डरा हुआ देखकर अपनी एकता पर खुश होते हैं। सूरज और राहुल सभी बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराते हैं। शिक्षा एकता में शक्ति होती है। एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर। एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। वह फल बेचकर अपना गुजारा करता था। बाकी दिनों की तरह ही वह उस दिन देर रात को अपना डेरा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। उस फल वाले ने उनसे पूछा, अरे भाई, इतनी रात को आप सब कहाँ जा रहे हो? एक आदमी बोला कि भाई, हम सौदागर हैं और माल खरीदने जा रहे हैं। यह सुन वह फल वाला हैरान हुआ कि इतनी रात को कौन सा माल मिलता है, और उसने उसी आदमी से पूछा, इतनी रात को तुम कौन सा माल खरीदने जा रहे हो? माल नगद खरीदोगे या फिर उधार लोगे? उस आदमी ने कहा, भाई, पैसे तो देने ही नहीं है। यह सुनते ही उस फल वाले को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना पैसे के ही माल मिल जाता है? कुछ देर सोचने के बाद वह फल वाला बोला, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यह काम सीखना चाहता हूँ। उन आदमियों ने कहा, ठीक है, चलो। कुछ दूर चलने के बाद उस फल वाले ने कहा, मुझे इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए यह काम कैसे किया जाता है। उनमें से एक आदमी बोला, जो भी हम तुम्हें बताने वाले हैं उसे एक कागज पर अच्छी तरह लिख लो
और याद कर लो, क्योंकि पूरा काम उसी पर आधारित है। फल वाले ने कहा, ठीक है, बताइए। आदमी ने बोला, किसी के घर के पीछे चुपचाप सेंध लगाना, दबे पांव घर में घुसना, जो भी हो सब इकट्ठा कर लेना, ना मकान मालिक से पूछना और ना ही उसे पैसे देना, चुपचाप सब कुछ समेटकर अपने घर ले जाना। जो भी तुम वहाँ से लेकर आओगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। उस फल वाले ने यह सब कुछ एक कागज पर लिखकर उस कागज को अपनी जेब में रख लिया। कुछ दिन बाद उन आदमियों ने उस फल वाले को बुलाया और अपने साथ काम पर चलने को बोला। दूसरे गांव में पहुंचने पर उन आदमियों ने उस फल वाले से कहा, तुम अब किसी भी घर में घुस जाओ, लेकिन उस कागज पर लिखी सभी बातों को ध्यान में रखना। यह काम वह फल वाला पहली बार कर रहा था, इसलिए काफी डरा हुआ था। उन आदमियों ने उसे दिलासा दी और फल वाला दबे पांव घर के पीछे से अंदर आ गया। उस घर में सभी लोग सो रहे थे। वह चुपचाप सारा माल बटोरने लग गया। तभी उसके हाथ से एक बर्तन गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर घर में सभी लोग जाग गए। सभी लोगों ने उस फल वाले को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। पीटते वक्त वह फल वाला जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इस कागज में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अरे नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। इससे पहले कि वह सब लोग आके उन लोगों को पकड़ते जो कि चोर थे, वे सब चोर भाग चुके थे। शिक्षा: हमें कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए।